अब मतलब मैं इतना बस बता रहा था कि दोनों जो इक्वेशंस है ना वो ड्यूबल नेचर होती है। वन साइड से सेकंड साइड अगर जाना है तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, और सेकंड साइड से अगर फर्स्ट साइड अगर आना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। हेलो, अभी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ। नेक्स्ट जो एक प्रिंसिपल होता है, अ, हाँ सिंथेसिस में नहीं है। कभी सिंथेसिस इक्वेशन पे नहीं है, इस पर है, एनालिसिस पर है। एग्जामिनर कभी कभी ना आपसे फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट एफ पर भी पूछ लेता है। हाँ, ये उसको अगर ओमेगा पे ना चाह के उसको एफ पे चाहिए होगा तो कुछ नहीं है, ओमेगा की जगह वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस आई 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम, ये भी लिख सकते हो। ये सेम ही एनालिसिस इक्वेशन, ये टर्म्स होगा एफ के टर्म्स में। अभी तक ये एंगुलर के टर्म्स में देख रहे थे, ये आप एफ के टर्म्स में देख सकते हो। अगर आपको एक्स ऑफ टी फाइंड करने का कभी मन होगा तो इस केस पे फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट 1/2 पाई नहीं आता है, एक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट लिख सकते हो, और ई टू द पावर आई 2 पाई एफ टी डी टी, नोट कर लेना। ये सिंथेसिस इक्वेशन। जी हाँ, ओमेगा, और देखो ओमेगा का काम होता है किसी भी चीज पे ना सर्कुलेशन लेकर आ जाना। 2 पाई का क्या मतलब होता है? नहीं, 2 पाई का मतलब, जी हाँ, 360 डिग्री ना। हाँ, तो ये अगर मैं बोलूँ ये ओमेगा इस पे ना एक्टिवली वर्क करेगा, लाइक इस तरह से किसी भी चीज को सर्कल लेकर आ जाना, इसका मतलब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्क करना। और किसी पे अगर लीनियर मोशन चल रहा है तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चलेगी। तो सिग्नल्स का अगर सर्कुलर मूवमेंट अगर आ गया, इसका मतलब वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अकरिंग होने लगा। और भी आप कह सकते हो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी एफ फ्रीक्वेंसी चल रही है ना, सारी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो एक एफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये कंप्लीटली सर्कल पे मूव कर रही है। इसका मतलब ये एक बाउंडेड सिग्नल के अंदर मूव कर रही है। तो कोई भी सिग्नल अगर बाउंडेड सिग्नल के अंदर मूव करता जाए तो उसको 2 पाई नेचर कह देंगे, सर्कल पे क्योंकि लगातार आता जा रहा है वो। तो 2 पाई के साथ सेम फ्रीक्वेंसी का मूव करना ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। या आप ये कह सकते हो कोई भी सिग्नल आपकी एफ फ्रीक्वेंसी के साथ एक सर्कुलर मूवमेंट अकर कर रहा है, वो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। मूवमेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है। ओके, तो आपको तो सिर्फ इतना पढ़ना है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में वो फ्रीक्वेंसी डोमेन कैसे फाइंड कर लोगे। वो अगर 2 पाई पे कर रहा हो करने दो, 3 पाई पे कर रहा हो करने दो, वो बात की बात रहेगी। अभी तो हमें सिर्फ मूवमेंट देखना है ना, टाइम का फ्रीक्वेंसी मूवमेंट किस तरह से फाइंड करें।
टाइम का फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन किस तरह से होता है, मेरा मेन एजेंडा ये है। किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन पे कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है। आइदर वो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले लो या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ले लो। ओमेगा को मेजरली एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर। एंगुलर का मतलब सर्कल। किसी भी चीज पर अगर एंगुलर लग गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारे के सारे टर्म्स जो होते हैं एक क्लोज्ड सरफेस सर्कुलर पे यूज होता है। आया समझ में? जी हाँ। तो जहाँ जहाँ पे भी अगर आपको लगे कंफ्यूजन है कि सर एफ कब लगाना है, डब्ल्यू कब लगाना है, तो पूरा सॉल्यूशन आप डब्ल्यू के हिसाब से करो, आखिरी पे जाके उस डब्ल्यू को 2 पाई न्यू कर देना। नहीं नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से करो और लास्ट में इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई न्यू लिख देना। 2 पाई फ्रीक्वेंसी लिख देना बस। तो आपका पूरा सिग्नल एक डिफाइंड फ्रीक्वेंसी पर हो जाएगा। इतना करना होता है। टी नहीं है, फ्रीक्वेंसी एफ है ये, एफ। तो इसका मतलब ये किसी भी फ्रीक्वेंसी पे डिफाइन हो जाएगा जिसको एंगुलर नेचर नहीं चाहिए, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे देख सकते हैं। तो इसलिए एग्जामिनर को कभी भी ये नहीं दिक्कत होती कि आप डब्ल्यू पे निकाल रहे हो, एफ पे निकाल रहे हो। उसको ये सब एजेंडा पता होना चाहिए कि हाँ ये किस तरह से फाइंड होगा। वो आपसे वो बहुत कम रहेगा, शायद तक वो सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज चेक करना चाह रहा होगा, तभी वो पूछेगा कि ये डब्ल्यू पे नहीं मुझे एफ पे चाहिए, तो बताओ क्या होने वाला है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डब्ल्यू का मतलब भी 2 पाई न्यू होता है, मतलब एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर ही फ्रीक्वेंसी छुपी होती है। डब्ल्यू पे निकालिए, मोर देन सफिशिएंट, सब कुछ खत्म वहां पर। जी हाँ, फर्स्ट वाला मेजरली 90 to 95% सब यही यूज करते हैं। ये मैंने बता इसलिए दिया क्योंकि कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। वाइवा पे ऐसी चीजें पूछ लेते हैं वो कि डब्ल्यू टू फ्रीक्वेंसी में क्या कन्वर्जन होगा, तो आप कह सकते हो डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो अपन डायरेक्टली डब्ल्यू की जगह पे 2 पाई न्यू प्लेस कर सकते हैं। अभी कुछ डाउट है क्या? नो। एक बार एग्जाम पे आ जाता है कन्वर्जेंस ऑफ डिरिचलेट कंडीशन। कन्वर्जेंस या डिरिचलेट कंडीशन बताओ। इसका मतलब ये होता है कि इसकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या है, किस पर्टिकुलर टाइम तक ये वर्क करेगा, फिर उसके बाद कब ये अपना साथ क्या, या डिरिचलेट कंडीशन, DIRICHLET। तो इसमें लिखना तो सिग्नल मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, फर्स्ट पॉइंट है इसमें। जो इसकी कंडीशंस है ना, अब सिग्नल आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन पे कन्वर्ट करना है तो हर एक की कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। जैसे अगर आप एग्जांपल लेके चलो, आपको एक किसी ऐसे सर्कस पे जाना है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े झूले लगे होंगे, ठीक है, बहुत मतलब डरावने टाइप के झूले हैं कि ड्रैगन वाला बहुत ऊपर जा रहा है फिर बहुत नीचे आ रहा है, तो उसमें कंडीशन क्या लगा देते हैं कि 18 प्लस बस जितने भी बच्चे हैं वो बस इन झूलों पे बैठ सकते हैं, राइट। ऐसी कंडीशन लगा देते हैं। या नहीं तो आपके पास एक पास होना चाहिए, उस सर्कस का पास होना चाहिए कि आप इन झूलों पे बैठने के लिए एलिजिबल हो, लाइक दैट। तो इन्होंने अपनी अपनी कुछ कंडीशन दी है, तभी जाके आप उसमें एंट्री पा सकते हो। सेम सिग्नल्स में भी होता है कि अगर आपने टाइम डोमेन सिग्नल है तो टाइम डोमेन के सिग्नल्स इंटीग्रेबल होने चाहिए। अगर वो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड कर सकते। तो द सिग्नल एक्स ऑफ टी मस्ट बी एब्सोल्युटली व्हाट, जी हाँ, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। ये मेरे टाइम पे एक बार क्वेश्चन आया था डिरिचलेट कंडीशन डिफाइन करने का।
Second point is the signal must have finite number of discontinuity और discontinuity अगर नहीं समझ में आता है तो ये लिखना, finite number of maxima and minima within any period. ओके ये दो कंडीशन बताई हुई थी. एक कंडीशन थी कि आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट. ये क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल का मतलब होता है इनफाइनाइट से छोटा, इनफाइनाइट नहीं पहुंचना चाहिए कभी. और सेकंड है कि ये सिग्नल जो है वो उनके कुछ ना कुछ एक प्री डिफाइंड वैल्यूज पे होना चाहिए डिफाइन. लाइक अगर मैं कुछ ऐसा सिग्नल बनाता हूँ ऐसा टाइप, ये एक ई पीरियोडिक सिग्नल ही होगा क्योंकि ये सिग्नल रुक गया है. तो आप इनके हर पर्टिकुलर पॉइंट पे बता सकते हो कि हाँ ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है. तो मैक्सिमा और मिनिमा के एक सर्टेन पॉइंट्स होने चाहिए, वैलिड पॉइंट्स, कि हाँ इसमें सर देखो एक दो मैक्सिमा पॉइंट है, दो मिनिमा वाले पॉइंट है, वे फाइनाइट पॉइंट है ना. ऐसा तो नहीं है मैं बोल रहा हूँ इनफाइनाइट मैक्सिमा है और इनफाइनाइट मिनिमा है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला. इसके वैलिड डिफाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा एक फाइनाइट है भाई, दो मैक्सिमा है और दो मिनिमा है बस पूरे एंटायर सिग्नल में. जी हाँ, मैक्सिमा मतलब होता है दैट वैल्यू विच गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर ग्राफ इज नोन एज मैक्सिमा पॉइंट. मिनिमा क्या होगा, दैट वैल्यू विच गिव यू लोअर वैल्यू ऑफ योर ग्राफ ऑन योर ग्राफ, दैट इज मिनिमा. अब दिमाग में एक और चीज आनी चाहिए जो मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक रहता था, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे ये. लाइक अगर मैं ऐसा सिग्नल बना देता हूँ लाइक दिस, तो इसमें ये वाला पॉइंट जो रहता है वो मैक्सिमा होता है, ये वाला जो रहता है वो मिनिमा होता है. इन पॉइंट का क्या करूंगा मैं, ये ना तो सबसे ऊपर है ये ना तो सबसे नीचे, इन पॉइंट्स का क्या करूंगा. ये पॉइंट्स होते हैं लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमम. ओके, लेकिन तब भी मैक्सिमम कैटेगरी पे आ रहा है, इसलिए हमें हर एक वैलिड पॉइंट पे देखना है कि सारे पॉइंट हमारे फाइनाइट होने चाहिए. कुछ डाउट तो नहीं है, कंफर्म ना. ओके, पहले सिग्नल पे चलें आज. किस तरह से इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं वो देखना है, ठीक है. उसके पहले आप मुझे अगर मैं आपसे इतना पूछता हूँ इनका एडिशन करके बताओ, सॉरी इन सिग्नल का अगर मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आएगा. ये दो सिग्नल आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका आंसर कितना होगा.
उसके ऊपर i माइनस आई टू ओमेगा, आई बाहर होगा ना, गलत है। याद रखना कभी भी सिग्नल्स अगर आप रेज टू द पावर पर हैं तो वो आपस में क्या होंगे, पावर उनकी हमेशा ऐड होती है, ओमेगा आई माइनस टू आई, ये पता था कि आप इसमें आई कॉमन कर सकते थे, ओमेगा माइनस टू भी हो जाता, आई ओमेगा माइनस टू। मैं अगर पूछता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ टी ओमेगा प्लस टू, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बता सकते हो क्या? लाइक इतना मैं पूछ रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताओ। जो ऐसा बोला करो सर, जो ये लिखा हुआ है ना एज इट इज, अब वही का वही लिख दो पहले। मैंने वही का वही लिख दिया, यही तो बोलना है बस। बाकी जो टी के अलावा जितनी चीजें बची हैं उसको फिर से आप डिनोमिनेटर पे लिख दो। हाँ लिखो, आपको जो लिखना है वो लिखो। मेरा आई पे थोड़ा सा एफिशिएंट वो मेरा आई पे ज़्यादा कमांड है, मैं स्टार्टिंग से आई पढ़ता आ रहा हूँ इसलिए मैं आई लिखता हूँ, आप लोग जे लेके जा सकते हो। ये इंटीग्रेशन समझ में आया? मोस्ट ऑफ द टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में ऐसे ही इंटीग्रेशन और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन पूछता है, तो इसलिए मैंने बेसिक एक बार ये बता दिया। हाँ देखो लिखा है ना, माइनस लिख दी। टी को छोड़ के जो कुछ भी ऊपर दिख रहा है सब अप्लाई कर दो, माइनस भी दिख रहा है माइनस भी कर दो, W प्लस टू दिख रहा है W प्लस टू भी कर दो, कुछ और भी दिखता है वो भी कर देते हैं, ठीक है? अभी कुछ डाउट तो नहीं है? बाकी मैंने बेसिक अप्रोच इसकी आपको बता दी थी कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, वो भी अगर आप पहले के लेक्चर्स देखोगे तो उसमें से समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन को अप्लाई किस तरह से करते हैं। नहीं समझ में आता है तो बताना, एक बार इंटीग्रेशन भी पढ़ लेंगे। एग्जाम पे शायद आपके, मैंने इसमें बुक पे भी देखा हुआ था जो आपने पेपर शेयर किया था, पहला क्वेश्चन इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, बेसिक इंटीग्रेशन ही है, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आप मुझे आंसर बताओगे इसका, मेरे सामने ही करना है कुछ। ट्राई करो, मैं यहीं पे हूँ बैक सपोर्ट देने के लिए, जस्ट आपको ये सिग्नल है, ओके? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, फाइंड एक्स ऑफ ओमेगा। इसका एक्स ऑफ ओमेगा फाइंड करना है। ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? क्या
ई टू दी पावर 0 1 होता है, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, याद रखना। हाँ सर, e to the power इन्फिनिटी 0 होता है। माइनस इन्फिनिटी 0 है प्लस इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी बस ये 0 होता है, प्लस इन्फिनिटी तो इनफाइनाइट ही होगा। और ई टू दी पावर 0 कितना होता है? किसी की भी पावर अगर आप 0 फाइंड करोगे तो आंसर 1 ही देगा, ठीक है। हाँ तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे। या बताइए ना, आंसर बताइए। डायग्राम कुछ इसी तरह होगा, ई टू दी पावर माइनस 80 यूटी का। हाँ सर, इसका मतलब ये जो सिग्नल है 0 से लेके t तक के लिए डिफाइन रहेगा, राइट। हेलो, सर उसका आवाज ही नहीं आ रही है आपको। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है, अटक गई थी बीच में। आ रही है फॉर्मूला क्या होता है फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट? समथिंग इसको माइनस देना लेकिन हमारा सिग्नल तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें लिमिट 0 से लेके जाना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से लेके जाना चाहिए। हम्म, तो लिमिट क्या होगी? 0 टू इनफाइनाइट। एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या है? ई टू दी पावर माइनस 80, राइट। ठीक है और फॉर्मूले पे एक्स्ट्रा टर्म क्या है? ई टू दी पावर चलो ओमेगा माइनस जे ओमेगा टी डी टी। हाँ इसको सॉल्व करना है बस आपको, ये बनेगा करते। हाँ हाँ उधर साइड में जाइए। जी हाँ। So from 0 to infinite, e to the power माइनस ठीक है ये। हाँ देन इसको आप स्मॉल ओमेगा ही बनाना, कैपिटल नहीं। हाँ नाउ ये कुछ इंटीग्रेशन जाना पहचाना लग रहा है। e टू दी पावर माइनस 80 जैसा कुछ दिख रहा है क्या ये? हाँ इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर क्या होता है? जो दिख रहा है उसको एज इट इज उतार दो, अब नीचे माइनस ऑफ
ए प्लस आई ओमेगा, राइट? हाँ वही जे ओमेगा, मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू, अच्छा ये लिमिट टी की है या ओमेगा की है? लिमिट डिसाइड करता है ये फैक्टर डी टी, ठीक है? हाँ, तो याद रखना लिमिट किन की होती है? जो कि डिफरेंशिएशन वाला टर्म आपकी इंटीग्रेशन पे ऐड है, वो लिमिट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर वो ओमेगा होगा तो लिमिट आपकी ओमेगा की होनी चाहिए, अगर वो टी होता है तो लिमिट आपकी टी की होनी चाहिए। कंफ्यूजन अगर जाता है तो इनको ऐसा लिख लिया करो, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट से लेके टी इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ एक्स ऑफ ओमेगा पे आपको लिमिट अप्लाई करना है। सो -1 अपॉन ए प्लस आई ओमेगा को आप बाहर निकाल सकते हो। नाउ लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले आपकी अपर लिमिट अप्लाई होगी। नाउ e टू द पावर माइनस ए प्लस आई ओमेगा इनफाइनाइट माइनस ए प्लस आई ओमेगा इनफाइनाइट, यही होगा। अगर इनफाइनाइट किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बना देता है? और लोअर लिमिट क्या होने वाली है? ये वाला टर्म क्या आंसर देगा आपको? ये वाला तो जीरो, राइट? और ये बाजू वाला क्या देगा? तो ओवरऑल -1 बचा अंदर, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 0 -1 -1 ही बचेगा ना। फाइनल आंसर क्या हो गया? ये आपका पहला फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। इजी है फाइंड करना। यही है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म। पढ़ा हुआ था क्या इससे पहले? ये होता है एग्जैक्ट नंबर नोटेशन किसी भी नंबर का। अगर मैं आपसे पूछता हूँ नंबर्स क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 1 2 3 4 5 6, यही सब नंबर्स होते हैं। ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। ओके, नंबर्स यूनिवर्स में जो डिफाइन है उनमें आपका रियल टर्म प्लस इमेजिनरी टर्म दोनों प्रेजेंट होता है। रियल टर्म आपको बताता है कि इंटीजर्स क्या हैं और इमेजिनरी टर्म आपको बताता है फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो याद रखना, कभी भी फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड होता है तो उसका रियल टर्म एज वेल एज इमेजिनरी टर्म दोनों आता है। इमेजिनरी टर्म का मतलब होता है कि जिसमें जे वाला टर्म साथ में हो। जी हाँ, तो यूनिवर्स में ना कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, अगर उसमें इमेजिनरी वाला टर्म नहीं है इसका मतलब वो है कि रियल नंबर्स हो जाते हैं, और अगर जिसमें आपका रियल नंबर्स नहीं है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। और जिसमें दोनों रहते हैं, लाइक रियल भी हो इमेजिनरी भी हो, उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। इसको नोट कर लेना। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछता हूँ तो कितना होगा? इसका क्या करेंगे बाजू वाले का?
मैग्नीट्यूड अगर मैं x प्लस आई वाई का पूछता हूँ, इसका अगर मैंने मैग्नीट्यूड पूछा तो इसका आंसर होता है, लिख लेना अगर नहीं पता हो तो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। इसका बता सकते हो मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए प्लस कहाँ लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस ओमेगा है ना। नोट कर लो। हाँ जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बहुत से टर्म्स भी निकाल सकते थे आप, लाइक इसका स्पेक्ट्रम भी फाइंड कर सकते थे, इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन वो यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं पूछेंगे आपसे। इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करके बताइए। फाइंड करो। नहीं, गलत है आंसर, फाइंड करो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी इसमें? ड्रॉ कर, पहले ड्रॉ किया करो फिर बताओ ना। माइनस इन्फिनिटी टू जीरो होगा ना। वही, सो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। देन फंक्शन क्या रखना है? e टू दी पावर 80 और इसका आंसर क्या करोगे? पहला स्टेप बताओ। कितना होगा? ओके ना, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कितना होगा? माइनस क्यों आएगा? कहीं माइनस दिख रहा है क्या? जो सिग्नल है उसको एज इट इज limit from minus infinite to zero, right?
So 1 upon a minus I omega. When I am going to apply 0 onto the upper limit, then e to the power 0 minus e to the power minus infinite. So ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा? a minus I omega, राइट? ये 1 है, ये 0 है. 1 माइनस 0 कितना होता है? 1. तो ये इतना बस टर्म बचा ना, वही लिख दिया. कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं सर, पहले अवन लिमिट 0 है तो 0 आता है, कितनी बनती है? जी हाँ. 0 आया तो 1 होगा, माइनस माइनस उसमें 0 का माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी मैंने पुट किया, तो ये कंप्लीट टर्म को माइनस इन्फिनिटी बना देगा. जी हाँ. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ओके, सही है, लिख लेना इसको भी. वन अपॉन अंडर रूट वॉट? ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. ओके. अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ इसका एंगल कितना होगा, बता सकते रहे? एक्स प्लस आई वाई का एंगल कितना है? नहीं नहीं, एंगल. ये होता है tan इनवर्स y बाय एक्स. नोट कर लेना अगर नहीं पता हो तो. tan इनवर्स y बाय एक्स. इस केस पे आंसर बता पाओगे क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स वाला टर्म होता है वो ऊपर आएगा और जो रियल वाला टर्म होता है वो नीचे आ जाता है. ना, इस पे देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे, ये देख लेते हैं. ठीक है, पहले मैं इसका बता देता हूँ ऊपर वाले का. अगर 1 अपॉन ए प्लस आई ओमेगा अगर आता है, इसका किस तरह से फाइंड करोगे? सर मैं 1 को क्या 0 प्लस आई लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना. और नीचे वाले टर्म को a प्लस आई ओमेगा लिख सकता हूँ क्या? नाउ मुझे इसका ना एंगल फाइंड करना है, तो मैं सबसे पहले ऊपर वाले पे अप्लाई करूंगा.
माइनस, मैं फिर नीचे वाले पे अप्लाई करूँगा, माइनस लगता है यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले मैं ऊपर वाले पे अप्लाई कर रहा हूँ, फिर नीचे वाले पे अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे डिवाइड पे रहता है, एंगल के केस पे माइनस आ जाता है। वो भी बताता हूँ ना, ये समझ में आया नोटेशन किस तरह से लिखा मैंने। पहले मैं ऊपर वाले को लिख लिया, ऊपर वाले पे अभी आपने बताया था y वाला टर्म ऊपर आता है, x वाला टर्म नीचे आता है, माइनस y वाला टर्म ऊपर आता है, नेक्स्ट वाला टर्म नीचे आता है। देखो ना, ये दो टर्म्स दिख रहे हैं ना, ये आगे वाला टर्म रियल है, पीछे वाला टर्म इमेजनरी है। तो इमेजनरी वाला टर्म हमेशा ऊपर जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा, और ये रियल वाला टर्म नीचे आता है। ये डिवीजन पे नीचे की तरफ है ना, ऊपर की तरफ तो है नहीं, ये वाला टर्म नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ वाले टर्म्स हमेशा माइनस पर आ जाते हैं, और ऊपर वाले टर्म्स हमेशा आगे रहते हैं, पॉजिटिव पर रहते हैं। ये जी हाँ। नाउ tan इनवर्स जीरो की वैल्यू पता है क्या होती है? tan जीरो की वैल्यू पता है क्या है? हाँ, वेरी गुड। लाइक इस तरह से अगर मैं पूछूं tan जीरो कितना होगा, ये देखो ये लिखा हुआ है मैंने, tan जीरो कितना होगा? मुझे tan इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। मैं जीरो को यहीं पे रहने देता हूँ, इसी जगह पे, और इस tan को मैं यहाँ पे ट्रांसफर करा रहा हूँ। तो tan का ट्रांसफर करेंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा, ये तो हो गया tan इनवर्स। तो tan इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होती है? वही करना है। tan इनवर्स जीरो इस केस पे कितना हो जाएगा? जीरो, राइट। ओवरऑल आंसर कितना बचेगा? tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई ए। तो इसका आंसर यही होता है। कभी कभी एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैं सोचा लिखवा देता हूँ। नोट कर लेना इसको। बस ऊपर वाले में ना, ऊपर वाले में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, या मैग्नीट्यूड पूछ लेता है या फेज पूछ लेगा। इसको कहते हैं फेज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। एंगुलर तो ओमेगा बताता है, फेज आपका एंगल बताता है, किस फेज पे आपका फ्रीक्वेंसी लाई कर रहा है। हाँ, PHASE। ओके, और ये क्या बताता है? मॉड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा, और फेज क्या हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय। इसका बता सकते हो क्या होने वाला है फेज? सबसे पहला वाला है क्वेश्चन, हाँ, जिसमें पूरा फॉर्मूला लगाएं, वो तो एंगुलर सीरीज किस वाले की बात कर रही वो ट्रांसफॉर्म हूँ? गेट नहीं लगाएगा। ये वाला, हाँ, मैं इसका फेस पूछ रहा हूँ, इसका फेस कितना होगा? ये जो आपने आउटपुट निकाला हुआ है, इसका फेज निकालना है। फेज मतलब वो tan इनवर्स वाला सीन। तो ये वन का फेज हमेशा जीरो होता है। अभी कैसे होता है ये अभी बताया था, ये जीरो। इसको हमें
इसको तो 0 लिख ही लेना आंख बंद करके, माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस ओमेगा आएगा इस केस पे, अपॉन ए। नाउ tan इनवर्स ना एक ऑड सिग्नल होता है या इवन सिग्नल होता है? tan इनवर्स एक ऑड सिग्नल होता है। ओके, कैसे पता? क्योंकि इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, ऐसा कुछ जाता है। हाँ, तो आप इसका क्या बोलोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर भी है और थर्ड क्वाड्रेंट पर भी है, इसलिए tan इनवर्स कैसा सिग्नल होता है, एक ऑड सिग्नल होता है। ऑड सिग्नल होने की वजह से ये चीज जो है माइनस है, वो माइनस बाहर चली जाएगी। आपका ओवरऑल फेस tan इनवर्स ओमेगा बाय ए आ जाएगा। ऑड सिग्नल यही होता है ना, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी। तो ये कुछ यही लिखा है क्या, माइनस बाहर भी लगा हुआ है और माइनस अंदर भी लगा हुआ है। तो ऑड के केस पे डायरेक्ट वो एक्स ऑफ टी हो जाता है। सेम वही मैंने लिखा है कि माइनस बाहर भी दिख रहा है, माइनस अंदर भी दिख रहा है, तो मैं इसको tan इनवर्स ओमेगा बाय ए लिख ले रहा हूँ डायरेक्ट। ऐसा मैं इसलिए लिख ले रहा हूँ क्योंकि ये एक ऑड सिग्नल है। तो ये आपका हो जाएगा फेज। जी, एग्जाम पे ना ज़्यादा से ज़्यादा वो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, बहुत छोटा कैलकुलेशन होता है ये मैथमेटिक्स के टर्म्स वालों के लिए। अगर आप और मैं एक इंजीनियर हैं तो हमारे लिए स्टेप्स ना विद इन 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में आ जाएंगे ये सारे आंसर। तो वो लोग गारंटी है, डैम श्योर मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के साथ साथ मैग्नीट्यूड और स्पेक्ट्रम गारंटी पूछेंगे, लिख के ले लो, पूछने ही वाला है। या तो मैग्नीट्यूड बता दो या तो इसका स्पेक्ट्रम बता दो, फेज स्पेक्ट्रम बता दो। तो किसी भी पॉइंट पर अगर डाउट है तो अभी भी पूछो। कल से अपन ना शेप के इंटीग्रेशन निकालना चालू करने वाले हैं, क्योंकि हाँ, जैसा होगा आप एक बार मुझे मैसेज कर देना। तो कल एक सेकंड ना, ये कंप्लीट हो गया क्या? हो गया है?